नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है कर्मों के फल का तमाचा। आज खुशी के मारे मृदुला के पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। आखिर पूरे 4 साल के बाद वह अपने देश इंडिया वापस जो आ रही थी। दरअसल करीब 1 साल पहले की तो बात है। उसके दादाजी के सीने में तेज दर्द उठने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के करीब 2 दिन पहले ही उसने अपने दादाजी से वीडियो कॉल पर बात की थी। मृदुला के कानों में अपने दादाजी के द्वारा कहे गए आखिरी शब्द बार बार गूंज रहे थे। बेटी, तुम्हें डॉक्टर बनते देखना तुम्हारे माँ बाप का सपना था। उनके सपने को जरूर पूरा करना और उनका नाम रोशन करना। 2 दिनों के बाद जब उसे पता चला कि उसके दादाजी नहीं रहे तो वह इंडिया भी नहीं जा सकी, क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे। अपने दादू की मौत की खबर सुनकर मृदुला पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन अपने दादू के आखिरी शब्द उसको रह रहकर परेशान कर रहे थे कि अपने माँ बाप के आखिरी सपने को जरूर पूरा करना। दरअसल आज से 4 साल पहले मृदुला के विदेश जाने से कुछ समय पहले ही की बात है। एक रोड दुर्घटना में मृदुला के माता पिता की तत्काल मृत्यु हो गई थी। मृदुला के पिताजी सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनका हमेशा से ही सपना रहा था कि मृदुला बड़ी होकर बहुत बड़ी डॉक्टर बने, क्योंकि वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसके माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए उसके दादा दादी ने उसे पढ़ाने के लिए विदेश भेज दिया और आज पूरे 4 सालों के बाद वह अपने घर इंडिया वापस आ रही थी। मृदुला हवाई जहाज में बैठे बैठे सोच रही थी कि दादी मुझे अचानक अपने सामने देखकर कितनी खुश हो जाएगी। पहले तो फूली नहीं समाएगी और उन्हें जब मालूम होगा कि मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी हूँ और मेरी जॉब इंडिया में ही लगी है, तो खुशी के मारे अपनी छड़ी उठाकर ही नाचने लगेगी। अपनी दादी के बारे में सोचते सोचते मृदुला कब इंडिया पहुँच गई उसे पता ही नहीं चला। जब मृदुला अपने घर पहुँची, उसने जैसे ही घर की डोरबेल बजाई, दरवाज़ा उसके भतीजे ने खोला। बच्चे उस समय हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। पहले तो सालों के बाद बच्चे अपनी बुआ को देखकर पहचान ही नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में बुआ बुआ कर मृदुला की ओर दौड़ते हुए आए और उससे लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर मृदुला की भाभी भी पलक बाहर हॉल में आ गई। मृदुला को देखते ही पलक के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, जैसे काटो तो खून नहीं। पलक मृदुला को देखकर बोली, अरे जीजी, आप अचानक यहाँ? आपने आने से पहले बताया तक नहीं कि आप आने वाली हो। अरे बता दिया होता तो मैं आपके भैया को लेने के लिए एयरपोर्ट भेज देती, लेकिन आपने तो कहा था पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ साल आप विदेश में ही रहकर ट्रेनिंग करेंगी। मृदुला ने कहा, हाँ भाभी, पहले तो मेरा यही मन था, लेकिन फिर मेरा अपने परिवार के बिना मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इंडिया में जॉब करने के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपकी ननंद यहीं रहकर लोगों की सेवा करेगी। यह सुनते ही पलक एकदम सकपका गई। दरअसल मैं अपनी दादी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए नहीं बताया कि मैं भारत वापस आ रही हूँ। अच्छा भाभी, मैं अपनी दादी के कमरे में जाकर उनको सरप्राइज देकर आती हूँ। वे अपनी दादी के कमरे में गई। दादी माँ, देखो आपकी पोती आपके पास वापस आ गई। मृदुला ने पूरा कमरा छान लिया, पर उसे अपनी दादी कहीं दिखाई ही नहीं दी। तो बेचैन होकर मृदुला अपनी भाभी के पास गई। मृदुला अपनी भाभी से पूछ ही रही थी कि तभी उसका भतीजा पीछे से आया और बोला, बुआ, आप किसे ढूंढ रही हैं? बड़ी दादी अब हमारे साथ नहीं रहती। तभी मृदुला आश्चर्यचकित नजरों से अपनी भाभी पलक की ओर देखते हुए बोली, भाभी, ये सोनू क्या कह रहा है? तभी पलक चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोली, अरे जीजी, ये बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। पलक ने सोनू को आंखें दिखाकर बाहर जाने के लिए कहा। तभी मृदुला बोली, लेकिन दादी को मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, दादी मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दी? तभी उसकी भाभी बनावटी मुस्कुराहट के साथ दबी हुई आवाज में हड़बड़ाते हुए बोली, अरे जीजी, आपको फोन पर बताया तो था कि आपकी दादी अपनी सहेलियों के संग चारों धाम की यात्रा पर गई है। अच्छा भाभी, पर यात्रा पर तो भाभी दादी 2 महीने पहले ही गई थी। अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, और मैं कितने दिनों से दादी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ।
पर हर बार दादी का फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। अरे जीजी, आप चिंता मत करिए, आप तो जानती ही हो पहाड़ों पर नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए दादी का फ़ोन नहीं लग रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले ही उनका फ़ोन आया था और वह कह रही थी अभी उन्हें 1 महीना और लग जाएगा और वह एकदम ठीक ठाक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इतना कहकर पलक रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली गई और मृदुला थोड़ी देर के लिए अपनी माँ बाबूजी के कमरे में चली गई। वहां लगी अपनी माँ बाबूजी की तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखें नम हो गई, उसकी आंखों में आंसू आने लगे और वह अपने माँ बाबूजी की तस्वीर से बातें करने लगी। देखिए माँ बाबूजी, आज आपकी बेटी आपका सपना पूरा करके अपने घर वापस आ चुकी है। आज आपकी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी है। रोते रोते मृदुला को वह दिन याद आने लगे जब उसने अपने परिवार वालों को यह खबर सुनाई थी कि आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसका एडमिशन विदेश में एक बहुत बड़े कॉलेज में हो चुका है। यह सुनते ही उसके पिताजी ने पूरे स्कूल में मिठाइयाँ बांटी थी। वहीं दूसरी ओर उसके मन में अपनी बेटी से दूर होने की पीड़ा भी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। परंतु वह ये अच्छी तरह जानते थे कि अपने बच्चों की कामयाबी के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखना ही पड़ता है। और दादी माँ तो उसके विदेश जाने की बात सुनकर ही बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। रो रो कर उन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया था, क्योंकि बचपन से मृदुला का अपनी दादी के साथ कुछ ज़्यादा ही खास लगाव था। मृदुला बचपन से ही अपनी दादी की लाडली थी। दादी के हाथों से खाना खाना, दादी के संग पार्क में घूमने के लिए जाना, रात को अपनी दादी के संग कहानी सुनते हुए सोना और अपनी दादी के हाथ का बादाम का हलवा तो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। मृदुला का एक बड़ा भाई भी है, रोहन, जिसकी अपनी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है और पलक उसके बड़े भाई रोहन की ही पत्नी है। मृदुला की माँ सीमा जी थोड़ी बीमार सी रहती थी, इसलिए उनसे घर के काम ज़्यादा नहीं हो पाते थे और दादी की उम्र इतनी ज़्यादा थी कि बिना छड़ी के सहारे तो चल ही नहीं पाती थी। उनका संयुक्त परिवार था, सभी एक दूसरे का ध्यान रखते थे। मृदुला की माँ बाबूजी अपने माता पिता की बहुत सेवा किया करते थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मृदुला के दादा दादी के कंधों पर ही आ गई थी। जिस दिन मृदुला विदेश जाने के लिए घर से निकल रही थी तो उसकी दादी ने आशीर्वाद के तौर पर माता रानी का लॉकेट उसके गले में पहना दिया और आंसू भरी आंखें लिए बड़े ही प्यार से उसकी ओर देखने लगी। अभी उसकी दादी ने कहा, बेटा तुम बेफिक्र होकर जाओ, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। तुम्हारी दादी का ख्याल हम सब लोग मिलकर यहाँ पर रख लेंगे। और उन सबका आशीर्वाद लेकर मृदुला मन लगाकर विदेश में पढ़ाई करने लगी। समय यूं ही गुजरता गया। मृदुला अपने पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे कमाती थी उसका कुछ हिस्सा हर महीने वह अपने घर भेज दिया करती थी और कभी कभार बीच में अपनी दादी से वीडियो कॉल पर बात किया करती थी। परंतु पिछले 2 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि उसकी दादी माँ से बात ही नहीं हो पा रही थी। मृदुला के मन में दादी के स्वास्थ्य से संबंधी अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे। घर वालों से पूछने पर हमेशा यही जवाब आता कि दादी तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई है। मृदुला लगातार अपनी माँ बाबूजी की तस्वीर को एकटक निहारती जा रही थी। तभी पलक कमरे में आई और बोली, जीजी खाना तैयार हो गया है, हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए आ जाइए। लेकिन मृदुला के मन में अपनी दादी से इतने वर्ष के बाद मिलने का जो उत्साह लेकर आई थी वह सारा उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। इतने में उसका भतीजा सोनू उसके पास आया और बोला, बुआ आप हमारे लिए विदेश से क्या लाई हो। मृदुला ने बैग से बहुत सारे कपड़े, खिलौने और चॉकलेट्स निकाल कर बच्चों को दे दिए। बिना दादी के मृदुला को पूरा घर काटने के लिए दौड़ रहा था। रात को जब उसका बड़ा भाई रोहन दुकान से वापस घर आया तो वह अपनी छोटी बहन को देखकर चौंक गया। फिर दोनों भाई बहन ने बैठकर आपस में खूब सारी बातें की। जब भी वह अपने बड़े भाई से दादी के बारे में कोई भी बात करती तो रोहन बात को घुमा फिरा कर कहीं और ले जाता। मृदुला को अपने बड़े भाई भाभी का यह व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। वे दोनों दादी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते थे। जब भी मृदुला दादी के बारे में कोई भी बात करती तो
उसके भैया भाभी हड़बड़ा जाते थे, बात को किसी ना किसी तरफ घुमा देते थे। मृदुला को अपने भैया भाभी के इस व्यवहार में कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही थी। दूसरे दिन मृदुला ने अपने माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गई। जैसे ही अस्पताल पहुंची तो अस्पताल के कर्मचारियों ने हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन किया। यह सब देखकर मृदुला का मन हर्ष और उल्लास से भर गया। मृदुला जैसे ही अपने कैबिन में पहुंची तो सबसे पहले उसने दीवार पर अपने माँ बाबूजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके माता पिता का आशीर्वाद सदा उसके साथ बना रहे। तभी मृदुला अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे कहने लगी, देखिए पिताजी, मैंने आज आपके सपने को पूरा कर दिया। आज आपकी बेटी बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई है। यह कहकर मृदुला का मन भावुक हो उठा और हाँ, यहाँ पर सभी लोग मेरी बहुत ही इज्जत करते हैं। मृदुला को भी मरीजों का दुख दूर करने में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। वह सब मरीजों को देखने के लिए राउंड पर निकली। अस्पताल के एक बेड पर एक बूढ़ी महिला लेटी हुई थी। उस बूढ़ी महिला को देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। उस बूढ़ी औरत को देखकर उसे ऐसा लगा था जैसे वह जानी पहचानी हो। जगह जगह से उसकी साड़ी फटी हुई थी। उसने अपने सर को साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। साड़ी के फटे हुए पल्लू से तारों की तरह टिमटिमाते उनके सफेद बाल चमक रहे थे। उस बूढ़ी औरत को देखकर मृदुला दूर खड़ी बस उसे ही निहारती जा रही थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर मृदुला को कुछ आकर्षण सा महसूस हो रहा था। वह जैसे ही उस बूढ़ी औरत के पास जाने लगी, वैसे ही मृदुला के फोन की घंटी बजी और वह बात करते करते अपने कैबिन की ओर जाने लगी। तभी अचानक से मृदुला के कानों में एक अवैध आवाज सुनाई दी। उसने देखा अस्पताल की एक नर्स अंधेड़ उम्र की सफाई कर्मचारी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जब तुम लोगों से काम हो ही नहीं पाता तो तुम लोग यहाँ नौकरी करने के लिए क्यों चले आते हो? घर क्यों नहीं बैठ जाते? तुम ढंग से ना तो झाड़ू लगाती हो ना पोछा करती हो, बस मुफ्त की पगार लेने के लिए चली आती हो। सफाई कर्मचारी सर झुकाए चुपचाप उस नर्स की बातें सुने जा रही थी। यह देखकर मृदुला को बहुत बुरा लग रहा था। जैसे ही मृदुला उस नर्स को शांत करने के लिए आगे बढ़ी तो वहां खड़ी सफाई कर्मचारी को देखकर उसे अपनी दादी की छवि नजर आने लगी। फिर उसने मन में सोचा, यह मेरी दादी कैसे हो सकती है? यह सोचते ही वह जैसे ही थोड़ा सा नजदीक गई, अचानक उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसका शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उस बूढ़ी औरत को देखकर मृदुला के तो जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि वह सफाई कर्मचारी कोई और नहीं बल्कि मृदुला की दादी माँ ही थी। उसकी दादी माँ की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, जो कपकपाते हुए हाथों से पूरे अस्पताल में झाड़ू लगा रही थी। तभी वह नर्स उस बूढ़ी औरत से बदतमीजी से बोल रही थी, आज ही तुम्हें बड़े सर से कहकर नौकरी से निकलवा दूंगी। जैसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है। तभी मृदुला के सब्र का बांध टूट गया और वह नर्स पर चिल्लाती हुई बोली, नौकरी से तो मैं तुम्हें निकलवाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी माँ समान इतनी बड़ी औरत से ऐसे बात करने की? क्या तुम अपने घर में भी अपनी माँ, अपनी दादी माँ से इसी तरह से बात करती हो? तुम इसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। यह मेरी दादी माँ है। यह सुनते ही उस नर्स के तो जैसे छक्के ही छूट गए। वह मौजूद सभी लोग हैरानी से मृदुला की ओर देखने लगे। तभी मृदुला के मुंह से निकला, दादी माँ, आप यहाँ इस हालात में क्या कर रही हैं? आप तो चारों धाम की यात्रा पर गई हुई थी, आप यहाँ कैसे? अपनी पोती की आवाज सुनकर उस बूढ़ी औरत ने हाथ में पकड़ी हुई झाड़ू को फेंका और जाकर अपनी पोती को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अपनी पोती को डॉक्टर बना देख उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़े प्यार से उस बूढ़ी औरत ने अपनी पोती के चेहरे को सहलाकर उसे खूब प्यार किया, उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। लेकिन मृदुला के दिमाग में हजारों सवाल घर कर रहे थे। वह बोली, दादी माँ, आप अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी पोती वापस आ गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मृदुला अपनी दादी माँ को अपने कैबिन में लेकर चली आई।
पहले उन्हें अच्छे से हाथ मुंह धोकर पानी पिलाया। फिर उसने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ, आप तो तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई थी, तो फिर आप यहाँ पर कैसे आ गई? दादी माँ, आपको मेरी कसम है, आज आप कुछ मत छुपाइए, मुझे सारी बात सच सच बता दीजिए। आखिर आपकी यह हालत कैसे हो गई? घर पर भैया भाभी तो बोल रहे थे कि आप अपने पड़ोसियों के संग तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई हैं। मैं भी आपको कितने दिनों से फ़ोन लगा रही थी, पर आपका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। मैं तो यहाँ आपको सरप्राइज़ देने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आकर खुद ही सरप्राइज हो गई। तभी दादी माँ ने रूंधे गले से कहा, बेटी, तेरे दादाजी के जाने के बाद तेरे बड़े भाई रोहन ने तेरे दादाजी के पूरे कारोबार को हथिया लिया। और बेटी, तू तो जानती ही है, तेरे दादाजी के पास जितनी भी जमा पूंजी थी वह उन्होंने उस घर को बनाने में खर्च कर दी थी। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी पैसे जोड़कर नहीं रखे थे, लेकिन अब तेरे दादाजी के जाने के बाद मेरी दवाइयों के लिए और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो तेरे भाई भाभी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे, और उनको तो दवाइयों के लिए 10 रुपए देने में भी आफत आ जाती थी। पलक बहू जब देखो दिन रात बस शॉपिंग लगी रहती थी, किटी पार्टियां कर रही थी, होटल में खाना, नए नए कपड़े पहनना। उसके खर्चों से तो तेरे बड़े भाई को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जहाँ मेरी दवाइयों की बात आती थी उसी दिन घर पर बहुत बड़ा बवाल हो जाया करता था। पहले तो पलक बहू घर में थोड़ा बहुत काम करवा दिया करती थी, लेकिन फिर बाद में बोलने लगी, अगर काम नहीं करोगी तो खाने को नहीं मिलेगा, मुफ्त में बैठे बैठे मैं आपको रोटियां नहीं दूंगी। इस पापी पेट को भरने के लिए तेरी भाभी की हर बात मुझे माननी पड़ती थी, जिसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। धीरे धीरे उसने सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दिए, और बस वह बच्चों के लिए ही खाना बनाया करती थी, और बाकी घर का सारा झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, साफ सफाई करना जैसे सारे काम मुझसे ही करवाया करती थी। और खाने के नाम पर जो रात का बचा कुचा खाना होता था वह भी 10 बार हाथ जोड़कर मांगने पर मिलता था। एक बार मेरे दांतों में बहुत तकलीफ हो रही थी और ठंडी बासी रोटी मेरे दांतों से चबाई नहीं जा रही थी, तो मैंने अपने लिए जरा सी खिचड़ी बनाकर लाने को कहा, तो तेरी भाभी ने मुझे धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया और कहा, बुढ़िया चुपचाप पड़ी रह, जब देखो तेरी जीभ चटोरी कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है। न जाने इतनी सी बात के लिए बहू ने मुझे कितना कुछ सुना दिया और कहने लगी, मर क्यों नहीं जाती, कब तक मेरी छाती पर मूंग दाल दलती रहोगी, अब चुपचाप पड़ी रहो। एक दिन तो धक्के मारकर उसने मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया, और उस दिन तो मैं सारा दिन घर के बाहर ही बैठी रही। तेरे बड़े भाई रोहन, उसे तो मेरे होने या न होने से फर्क ही नहीं पड़ता, वह हमेशा पलक का ही साथ देता था। दादी माँ फूट फूट कर रोने लगी। तभी मृदुला दादी माँ की आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगी, दादी माँ, और क्या क्या किया भैया भाभी ने आपके साथ, आज मुझे सारी बात खुलकर बता दीजिए। बेटी, मेरे ऊपर क्या गुजरी है यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, कभी कभी तो 1 गिलास पानी पीकर ही पूरा दिन निकालना पड़ता था। फिर एक दिन मैंने बहू से कहा, बहू, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी सी खिचड़ी बना दे। थोड़ी सी खिचड़ी मांगने पर तभी बहू रोहन से बोली, आप इन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ देते, मैं आपकी दादी की और सेवा नहीं कर सकती। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे रोहन उसे अभी जोरदार थप्पड़ लगाकर कहेगा, यह मेरी दादी माँ है, इनके बारे में ऐसी बातें करने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटी, तुम मानोगी नहीं, मैं तो हैरान रह गई यह देखकर कि रोहन को तो बहू की हर बात सही लग रही थी। बेटी, बहू से तो क्या शिकायत करती जब पोता ही अपना सगा न रहा। 2 दिनों के बाद रोहन मेरे पास आया और कहने लगा, दादी, दिल्ली में रहने वाले मित्र से आपकी तबीयत के बारे में बात की है, वह दिल्ली के अस्पताल में काम करता है, उसने डॉक्टर से कल का अपॉइंटमेंट ले लिया है, आप कल तैयार रहना, मैं आपका चेकअप करवाने के लिए आपको कल दिल्ली लेकर चलूँगा। हो सकता है वहाँ पर हमें 2-4 दिन रुकना पड़ जाए, इसलिए आप अपने 2-3 जोड़ी कपड़े रख लेना और अपनी ज़रूरत का जो भी सामान हो थोड़ा बहुत वह भी रख लेना।
रोहन के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे रोहन को मुझ पर रहम आ गया है और वह चुपचाप मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहता है। अपने पोते का यह प्रेम देखकर मेरा दिल भर आया और इसलिए मैं जल्दी से पैकिंग करके अगले दिन पलक और रोहन के साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ पर आ गई। दिल्ली पहुंचकर जब डॉक्टर को चेकअप करवा कर हम जब बाहर निकले तो डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी थी, रोहन ने कहा, दादी माँ, यह दवाइयाँ हमारे यहाँ पर नहीं मिलेंगी। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ इस बेंच पर बैठ जाइए, मैं यह सारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। यह कहकर वह दवाई लेने के लिए चला गया। मैं सारी बातों से अनजान उस बेंच पर बैठे बैठे उसका इंतज़ार करती रही, पर वे दोनों लौटकर वापस नहीं आए। वहाँ पर बैठे बैठे मुझे दोपहर से रात होने आई थी, लेकिन उन दोनों का कुछ भी अता पता नहीं था। अस्पताल के बाहर घबराई हुई उस बेंच पर बैठे बैठे आने जाने वाले लोगों से अपने पोते के बारे में पूछती रहती। तभी घबराहट और बेचैनी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं उस बेंच पर सो गई। और जब होश आया तो देखा काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर मुझे समझने में देर न लगी कि रोहन डॉक्टर को दिखाने के बहाने मुझे छुटकारा पाने के लिए यहाँ लाया था। इस बेसहारा बूढ़ी दादी को इतने बड़े शहर में भीख मांगने के लिए छोड़कर चला गया। तेरे भाई को पलक बहू ने जो कहा था, उस दिन तेरे भाई ने उसे कर साबित कर दिखाया। अपने भाई भाभी के करतूत सुनकर मृदुला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रमा जी फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते कह रही थी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वे दोनों अपनी दादी के साथ इतना बड़ा छल करेंगे। आखिर हमारी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी? अरे, तुम्हारे पापा के जाने के बाद भी हमने बच्चों को एक समान ही प्यार दिया और तुम्हारे दादाजी ने तो उस घर को खरीदने में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। बेटी, अब ना मेरे पास पैसे थे और ना ही घर था, बस तेरे दादाजी की दी हुई गले में एक सोने की चेन पहने हुए थी। तभी अस्पताल के बाहर खड़े हुए एक कर्मचारी ने जब मुझे रोता हुआ देखकर पूछा, मैं देख रहा हूँ माँ जी, आप यहाँ सुबह से बैठी रो रही हो। तब मैंने उसे सारी बातें बता दी। तब उसने कहा, अगर आपको सही लगे तो मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आप यहाँ अस्पताल में नौकरी कर लोगी तो आपको यहाँ रहने के लिए अस्पताल की तरफ से एक क्वार्टर मिल जाएगा, जिससे आपके काम के साथ साथ रहने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे उसकी बात सही लगी तो मैंने उसकी बात मान ली और मुझे अस्पताल की तरफ से एक क्वार्टर और नौकरी दोनों ही मिल गए। उस चेन को बेचकर मैंने अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया। बेटी, इतना लाचार मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था। यह कहते कहते दादी माँ का गला रुंध गया और वे बेहोश हो गई। दादी की ऐसी हालत देखकर मृदुला घबरा गई। फिर उसने बोतल से थोड़ा सा पानी अपनी दादी के मुंह पर छिड़क कर छींटे मारे और दादी माँ होश में आ गई। दादी के होश में आते ही मृदुला ने दादी को कसकर गले से लगा लिया और कहने लगी, दादी माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। फिर अपने स्टाफ से कहकर दादी माँ के लिए कैंटीन से जूस मंगवाया। दादी माँ, आपको जितनी तकलीफ सहनी थी आप सह चुकी, अब तकलीफ सहने की बारी भैया और भाभी की है। मृदुला ने अपनी दादी से कहा, दादी, आप अब चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूँ ना, अब आपकी पोती आ गई है, अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मृदुला अपनी दादी से बोली, दादी माँ, अब हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर दादी माँ थोड़ी सी डर गई, क्योंकि वे उस माहौल में वापस नहीं जाना चाहती थी जहाँ उनके साथ नौकरों से भी बदतर व्यवहार हो, जहाँ उनके साथ कुत्तों से भी बदतर व्यवहार किया गया हो। उनके अंदर और अपमान सहने की हिम्मत नहीं थी। तभी मृदुला बोली, दादी माँ, अब आप डरिए मत, वह घर आपका और दादाजी का है, उस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता। पराए तो वे लोग हैं जो आपके घर में रह रहे हैं। अगर किसी को घर छोड़कर जाना है तो वह लोग जाएंगे, आप नहीं। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। तभी मृदुला अपनी दादी माँ को गाड़ी में बैठाकर घर की ओर चल दी, लेकिन अपने भैया भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वह पहले अकेले ही घर के अंदर गई। उसने दादी माँ को गाड़ी में ही बैठा हुआ छोड़ दिया। घर में उसके भैया भाभी की एनिवर्सरी की पार्टी चल रही थी। पलक और रोहन अपने दोस्तों के साथ नाच गा रहे थे। बहुत ही तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था।
सबसे पहले मृदुला ने घर में घुसते ही म्यूजिक को बंद कर दिया। ये क्या बदतमीजी है जीजी, पलक ने कहा। आप लोगों के सवालों का जवाब मैं बाद में दूंगी, पहले मुझे यह बताइए कि मेरी दादी माँ कहाँ है? मृदुला ने ताव में आकर पूछा। आज मैं आपके एक भी बहाना नहीं सुनूंगी, मुझे अभी के अभी अपनी दादी माँ से बात करनी है। तभी उसका बड़ा भाई बोला, तुम्हें कितनी बार बताया कि दादी माँ तीर्थ यात्रा के लिए गई है। अच्छा, लेकिन उस दिन तो भाभी ने कहा था कि दादी माँ की तीर्थ यात्रा पूरी हो चुकी है और वह हरिद्वार के लिए गई है। उसकी बात सुनकर उसका बड़ा भाई रोहन घबरा गया। धीरे धीरे करके मृदुला के सब्र का बांध टूटता जा रहा था और वह अपने बड़े भाई पर चिल्लाते हुए बोली, कितना झूठ बोलोगे आप दोनों? अरे सच क्यों नहीं बता देते? आपने उनको धोखे से घर से बाहर फेंक दिया। तभी मृदुला ने अपनी दादी माँ को आवाज लगाकर घर के अंदर बुलाया। अपनी दादी माँ रमा जी को देखते ही रोहन और पलक के पैरों तले से जमीन ही सरक गई। घर में घुसते ही दादी माँ ने रोहन के गाल पर एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। घर में उपस्थित सभी मेहमान यह सारा नजारा देख रहे थे। जो लोग अभी तक उसे हंस गाकर बातें कर रहे थे और उसके साथ पार्टी का आनंद ले रहे थे, वे लोग अब उन्हें आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। वह लोग अब उन्हें घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। तभी एक दोस्त ने कहा, अरे यार, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे जिस दादी ने तेरे लिए सब कुछ किया, तूने उसी दादी माँ को घर से बेघर कर दिया। तूने अपना नसीब अपने ही हाथों से खराब कर लिया। नहीं चाहिए मुझे तेरे जैसा दोस्त जो अपने बड़ों का आदर और सम्मान ही न कर सके। यह कहकर सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। वहाँ हॉल में सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई। तब मृदुला ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यही है वह लोग जिन्होंने मेरी दादी माँ का जानवरों से भी बदतर हाल कर दिया था। इन्हीं के घर से निकाल कर बीच रास्ते में भीख मांगने के लिए छोड़ दिया था। जिस घर और मकान पर मेरे भैया भाभी ने कब्जा कर रखा है, वह घर मेरे दादाजी और दादी जी के नाम पर है। जैसे ही रोहन और पलक ने पुलिस को देखा, उनके तो होश ही उड़ गए। मानो जैसे काटो तो खून नहीं, उन्हें तो दिन में तारे नजर आने लगे। वे दोनों घड़ियाली आंसू लिए दादी माँ के पैरों में गिर गए और बोले, दादी माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, नादानी में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी रमा जी ने कहा, जो गलती तुम दोनों से हुई है उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अरे मैं तो क्या, तुम्हें तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। अब मेरी केवल एक ही पोती है। यह सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। पलक कपकपाती हुई आवाज में बोली, प्लीज दादी माँ, हमें सुधरने का एक मौका दे दीजिए। इतनी पत्थर दिल मत बनिए, आप भी एक माँ हैं। हमें अगर पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तो हमारे बच्चों का क्या होगा? दादी माँ, हमें सुधरने का एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए। हमारे लिए ना सही, लेकिन हमारे बच्चों के लिए ही सही। हमें एक मौका दे दीजिए। तभी पुलिस रोहन और पलक को पकड़कर ले जाने लगी। रमा जी ने पुलिस इंस्पेक्टर को रोक दिया और कहा, मैं अपने कंप्लेंट वापस लेती हूँ। यह सुनते ही पलक और रोहन खुश हो गए। फिर रमा जी ने कहा, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हें यह नया जीवन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चों की वजह से दे रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गलती की सज़ा इन दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चों को मिले। मैं तुम्हारे बच्चों से उनके माता पिता का साया नहीं छीनना चाहती, लेकिन भगवान से दुआ करना, तुमने जो मेरे साथ किया, कहीं बड़े होकर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ ना करें। और हाँ, हो सके सबक को जीवन भर याद रखना और अपने बुढ़ापे के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़कर ज़रूर रख लेना। जो गलती हमने की थी वह तुम मत करना, क्योंकि जब वही बच्चे जिसके ऊपर हम अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, वही बच्चे हमें एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसा देते हैं। तभी मृदुला भड़कते हुए बोली, दादी माँ ने आप दोनों को माफ़ ज़रूर कर दिया है, लेकिन आपको इस घर में रहने की परमिशन मैं नहीं दे सकती। आप अभी के अभी अपना पूरा सामान पैक करके निकल जाओ हमारे घर से। आप दोनों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आपका साया भी अब मैं इस घर में और नहीं पड़ने दूंगी। तभी पलक गिड़गिड़ाते हुए बोली, दादी माँ, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? ज़रा तो सोचिए, हमारे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। भी मृदुला बोली,
आपने दादी माँ को वहाँ सड़क पर छोड़ने से पहले यह सब सोचा था क्या? भाभी, अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, आपको यह घर छोड़कर जाना ही होगा। रोहन और पलक की दादी और मृदुला के आगे एक न चली और उन दोनों को उनके घर को छोड़कर जाना ही पड़ा। अब मृदुला और रमा जी यानी कि रोहन की दादी माँ खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।